अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रोज़े माशाल्लाह से? अच्छा जनाब, तो शुरू करते हैं और मोहतरम मासूम शाह की कहानी की तरफ चले जाते हैं। तो हुआ ये था कि डिसीजन ये हुआ था कि 6 महीने के लिए मासूम शाह साहब की अहलिया आयशा साहिबा पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उनकी मैच्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, और 6 महीने बाद फिर बात करनी चाहिए कि हम डिफेंस से शरफाबाद मूव करना चाहते हैं। ये बातचीत चल रही थी। उसके लिए मासूम शाह साहब के जो कोच हैं सुलेमान अहमद साहब, उन्होंने उन्हें मैच्योरिटी मॉडल सिखा रहे थे वो, जिसमें ये बता रहे थे कि जब हम ग्रो करते हैं तो मल्टीपल चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं, जिसमें से एक होती है जिसे हम कहते हैं कोर। कोर जो होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक आइडियोलॉजी होती है जी। दूसरी क्या होती है जावेद भट्टी साहब? अल्टीमेट पर्पस, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ होती है अल्टीमेट विजन, कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट यू वांट टू सी। मुस्तकबिल की क्या तस्वीर हम देखना चाहते हैं मरने से पहले पहले, उसमें हम कहते हैं अल्टीमेट विजन। और चौथा क्या होता है? पर्पस ऑफ द विजन, कि ये जो हम सोच रहे हैं, ये विजन जो है इसके पीछे पर्पस क्या है, हम क्यों ये विजन बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब का विजन है कि a network, a global network of hospitals which are providing quality care free of charge। अब ये इनका विजन है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर बारी साहब ये क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए कि ज़रूरत है, इसलिए कि इससे नाम होगा, इसलिए कि इससे पैसा होगा। ये क्यों करना चाहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं पर्पस ऑफ द विजन, है जी। बाबर हुसैन साहब, आपको बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं कोर। दूसरी चीज़ क्या होती है? कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में क्या 3 चीज़ें होती हैं? नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तीसरी चीज़ क्या होती है? कैरेक्टर ट्रेट्स, कैरेक्टर, सिफात। ये 3 डायमेंशंस हैं। फिर समझाया जा रहा था कि 3 क्लासेस हैं लोगों की दुनिया के अंदर। पहली क्लास वो है, इसको कहते हैं क्लास ए। क्लास ए वो लोग हैं कि जिनकी एज तो बढ़ रही होती है, लेकिन मैच्योरिटी जो है वो काफ़ी एक्सेलरेट हो जाती है। ये लीडर्स होते हैं, ये प्री डिस्पोज टुवर्ड सक्सेस होते हैं, यानी दुनिया में भी इनके चांसेस सक्सेस के ज़्यादा होते हैं, आखिरत में भी चांसेस सक्सेस के ज़्यादा होते हैं। इन्हें कोई कंपनी देते हैं तो वो कंपनी संभाल लेंगे। इन्हें कोई सोशल सेटअप में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, अच्छी कर लेंगे। फैमिली मैनेज कर लेंगे, बेगम मैनेज कर लेंगे, अगर ये खातून है तो शौहर ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेंगे, अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, चांसेस सबके ज़्यादा हैं। ये लीडर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल आई थी मैच्योरिटी की, तो हम बात कर रहे थे नूरको की, इफ़ यू रिमेंबर। तो नूरको की कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि मुझे महसूस हुआ, 14 साल का था नूरको, 13 से 14 साल का था। तो मैं महसूस करता था कि बहुत वाइज है, समझदार है, 14 साल का लड़का। मुझे तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो मेरी उम्र का है।
या बड़ी उम्र का है, इफ़ नॉट मेरी उम्र का, नहीं ज़्यादा उम्र का है। तो एक दफ़ा जो कॉन्वर्सेशन हुई मेरी उसकी, और मैंने उसको कहा कि यार तुम्हारा स्कूल बंद है 1 साल से, तुम्हारी काफ़ी पढ़ाई ज़ाया हो रही होगी। तो उसने कहा हाँ ज़ाया तो हो रही है। फिर थोड़ी देर रुक गया, हम ड्राइव पे जा रहे थे कहीं, और रुकने के बाद उसने कहा यूसुफ, यू नो व्हाट माय फादर सेज। मैं क्या? तो उसने कहा यूसुफ, माय फादर सेज दैट वॉर इज़ अ बिग स्कूल। जंग एक बहुत बड़ा स्कूल है जंग। ठीक है ना? तो फिर जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड हुई और तफसील उसने देना शुरू की, हम कंफर्टेबल हो गए, उसने फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू की। तो उसने बताया कि आतिफ अब्बासी साहब कि ये एक छोटा सा शहर है बॉस्निया में, उसका नाम है याइट्से। याइट्से से ये लोग थे। अब हो ये रहा था कि डिफरेंट इलाकों में सर्ब आर्मी ने हमला किया था, मैसेकर्स हुए, जनाब लोगों को जो कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके चले गए, पूरे पूरे शहर तबाह हो गए। तो इस बात का अंदेशा था कि याइट्से पे भी हमला होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ बॉस्निया ने और बॉस्निया आर्मी ने जनरल ड्राफ्ट डिक्लेयर किया था कि हर आदमी जो फाइटिंग एज का है, ही हैज़ टू बी ऑन द फ्रंट लाइन। तो याइट्से के भी जितने फाइटिंग एज के मर्द थे उन्हें फ्रंट लाइन में जाना पड़ा। अब याइट्से में सर्व्स भी रहते थे, सिविलियंस। अब बहुत जगह पे ऐसा हुआ था कि सामने से हमला हुआ तो जो सब सिविलियंस हैं उन्होंने भी कत्ल गारत किया, अपने नेबर्स को मारा। ये बहुत कॉमन हुआ बॉस्निया में, जैसे अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी हो रहा है कि जनाब उसी इलाके के लोग मार रहे हैं मुसलमानों को, जो वहाँ के नेबर्स हैं। तो वली खान साहब बहुत गौर से सुनिएगा। तो अब हुआ ये कि फाइटिंग एज के लोग चले गए, यानी एनीबडी लाइक 17 अबव। अब जो 13, 14, 15, 16 इस उम्र के जो लड़के थे, उन्हें बॉस्नियन आर्मी ने कहा कि आपने पूरी रात जो है पेट्रोल करना है शहर को और मुस्लिम एरियाज़ को, कि खुदा न खासा वैसा कुछ ना हो कि सर्व्स आएँ। तो चंद महीनों तक नूरगो साहब 13 साल के, वो शॉटगन लेकर वो फिर रहा है बेचारा, पेट्रोलिंग कर रहा है। और बॉस्निया में सर्दियाँ सख्त होती हैं, और इमेजिन के अच्छी खासी सर्दी के अंदर ये बच्चा फिर रहा है। आप ये सोचिए कि क्या उस जहन में चलता होगा कि यार कल हमला हो सकता है, हमारी आर्मी के पास वेपन्स नहीं हैं, हम लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, शहर गिरेगा, कत्ल गारत होगा, टॉर्चर होगा। और जो है वो सर्ब्स क्या करते थे कि वो आते थे और जो है वो यंग लड़कियों को ले जाते थे, 9-10 साल से लेकर 16, 17, 18 साल की बच्चियां ले जाते थे, 19 साल। अब इसकी भी 12-13 साल की बहन है छोटी, और वही सोचता होगा मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, खुदा ना खासा उनको उठा के ले जाएं। कितने फियर्स उसके जहन में चलते होंगे वो रात भर जब गश्त करता होगा। तो ये लड़का जिसकी रातें ऐसी गुजर रही हैं, इसको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं उस बच्चे से जिसकी पूरी रात पबजी खेलने में और काउंटर स्ट्राइक खेलने में और जनाब वो वीडियो गेम्स खेलने के अंदर और मूवीज़ में गुजर रही हो। उस लड़के के इस लड़के क्या कंपैरिजन है? उसने शायद कभी शॉटगन उस बच्चे ने उठाई भी नहीं होगी, हाथ तक तो लगाया नहीं होगा। और जब शॉटगन जब इन बच्चों को दी जाती होगी तो ज़ाहिर उनको ट्रेन तो किया जाता होगा ना, बेटा चलाना कैसे, उसको जो है लॉक कैसे करना है, उसको
लोड कैसे करना है, होल्ड कैसे करना है, वेपन साफ भी करना होता होगा। चंद महीने होता रहा और फिर अल्टीमेटली हमला हुआ। मुस्लिम डिफेंड नहीं कर सके, वेपन नहीं थे, ट्रेनिंग बहुत कम थी, सामने एक प्रोफेशनल मिलिट्री खड़ी हुई है जिनके पास टैंक्स हैं, जिनके पास लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, जिनके पास एयर सपोर्ट है। कहाँ से उनका मुकाबला कर सकते थे मुसलमान? हैं मुजाहिद अंसारी साहब? मैसेकर हुए, कत्ल गारत हुआ, वही हुआ कि बच्चियों को उठा के ले गए और जो बच गए थे लोग उनको उठाकर वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ले गए। इसकी बहन थी छोटी, उसका नाम था बदराना। बदराना बच गई, छोटी असल में वो ना थी तो 12 साल की, लेकिन शी वॉज वेरी पटीट यू नो, तो वो लगती ऐसे थे जैसे 9 साल की लगती थी वो। अल्लाह का फजल हो बच गए। खैर ये लोग चले गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में टॉर्चर है, डेथ है, यू नो। तो नूरको ने मुझे बताया कि इसकी जो वालदा थी वो सर्ब थी। 30 to 40% जो मैरिजेस थी मुसलमानों की वो इंटर मैरिजेस होती थी उस ज़माने में बिटवीन सर्ब्स एंड क्रोएशियंस, और दीन से काफ़ी दूर हो गए थे। कम्युनिस्ट रजीम्स थी, उन्होंने बहुत मुसलमानों को दूर किया था दीन से, और फ़र्क बहुत कम रह गया था। तो वो माँ ने जाकर सर्ब से कहा, सोल्जर से, कि देखो मैं तो सर्ब हूँ, ठीक है, तो अल्लाह के लिए मुझको छोड़ दो, मैं सर्ब हूँ, मेरे शौहर बच्चों को भी छोड़ दो। इन्होंने क्या किया, बदमाशों ने, बजाय से कि उनको शहर की तरफ कहते जाओ शहर चले जाओ या घर चले जाओ, वो नहीं उस तरफ जाओ, जंगल की तरफ। इन बेचारों को जंगल की तरफ पुश कर दिया। उसके नूरको के भाई का नाम था ज़हरुद्दीन। तो ज़हरुद्दीन साहब, उनकी वालदा और ये 3 बच्चे, यानी नूरको था तकरीबन 13 साल का, वो जो थी हाँ ये 13 साल का था, ये बदराना जो थी वो 12 साल की थी, और एक छोटा था यास्मीन। तो यास्मीन साहब जो थे वो 6-7 साल का था। अब ये फैमिली अब चल रही है कहाँ? जंगल में। एंड दे हेडेड टुवर्ड्स क्रोएशिया। तो दो या 3 दिन भूखे प्यासे चलते चलते, कुछ भी नहीं साथ, ना कपड़े हैं, ना पैसे हैं, ना कोई सामान है, ना कोई बर्तन है, कुछ नहीं। नदियों से पानी पीना और जो पत्ते चबाना, इस टाइप का सिचुएशन थी। करते 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 शुक्र अल्लाह का फजल से दे अराइव्ड एट द बॉर्डर एंड दे क्रॉस्ड इनटू क्रोएशिया। और जो है क्या कहते हैं, शुक्र कोई माइंस नहीं मिली रास्ते में, कोई रास्ते में सब पेट्रोल नहीं मिली। अल्लाह ने बचाना था, बेचारे पहुंच गए। एक दो क्रोएशिया में आ गए तो फिर तो वहाँ तो कोस्टल हाईवे है, तो वहाँ से फिर आसान है काम। तो वहाँ से ये लोग ट्रैवल करते हुए बेचारे इस छोटे से टाउन में पहुँचे जहाँ हमारा वो था, वेयर हाउस था। इसका नाम था क्रिलो येसेनिट्सा। तो आलमगीर साहब लिखें, नहीं सर्ब्स मुसलमान नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको क्विकली। बोस्निया का जो इलाका है, यहाँ 3 कौमें रहती हैं। एक सर्ब्स रहते हैं, सर्ब्स मुसलमान नहीं होते। सर्ब्स बेसिकली रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते हैं।
एक क्रोएशियंस हैं, ये कैथलिक्स होते हैं, और एक मुसलमान हैं, बॉस्नियंस। तो बॉस्नियंस जो है वो मुसलमान होते हैं। तो ये 3 कौमें हैं इस इलाके में। और जो जंग शुरू हुई थी तो शुरू में मुसलमान, बॉस्नियंस और क्रोएशियंस मिलकर लड़ रहे थे सर्ब्स के ख़िलाफ़। फिर जब क्रोएशियंस ने देखा कि यार मुसलमानों का तो कोई पूछने वाला है नहीं, वाली वारिस, तो इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया मुसलमानों के ख़िलाफ़। और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बॉस्निया के एक तरफ सर्बिया है, एक तरफ क्रोएशिया है। तो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग ये कर ली कि हम ऐसा करते हैं कि हम आधा कर लेते हैं, यानी आधा बॉस्निया सर्बिया ले जाए, आधा बॉस्निया क्रोएशिया ले जाए, और मुसलमानों को कत्ल करके या कत्ल करें, और जो बचे कुछ लोग हैं उनको डिपोर्ट कर दें आउट ऑफ दिस प्लेस, तो किस्से ख़त्म हो जाए। तो मुसलमान पहले उनसे लड़ रहे थे, फिर एक टाइम आया कि दोनों तरफ लड़ाई हो रही थी, यानी सर्ब से भी लड़ रहे थे और क्रोएशियन से भी डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। फिर जब ये लोग पहुंचे क्रेलो या सेनेट्सा, क्रेलो, KRILO, क्रेलो। तो अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे ना तो क्रेलो नज़र आ जाएगा, उसका टाउन, उसका सारा। बल्कि अक्सर जो तस्वीरें क्रेलो की जो आप देखेंगे तो उसमें वो बिल्डिंग में नज़र आती है जिसमें हम रहते थे, समंदर के बिल्कुल सामने। अब वहाँ एक कमरे में बेचारे ये लोग रहते थे, और वो बड़ी सख्त वो ज़िंदगी थी, गुर्बत है, अफलास है, पैसे नहीं है। अब ये है एक तकरीबन 1 साल का एक्सपीरियंस। तो ये इस एक्सपीरियंस ने नूरको को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। कैसे कंपेयर करेंगे नूरको को और बच्चों के साथ? तो ये क्लास ए कहलाती है लोगों की, क्लास ए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, इसका ख्याल रखें कि मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है? तो अब इस पर आपने कोई गैस मत करिए, कोई पॉलिटिकल पॉइंट मैं नहीं करना चाह रहा, मैं तो एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। हमारे एक मेयर हुआ करते थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ठीक है? तो मुस्तफ़ा कमाल साहब कुछ महीनों से मेरे पास आते हैं, मोर लाइक बिज़नेस कोचिंग मीनिंग कि यार मेरा जो पार्टी है, पाक सरजमीन पार्टी, इसको कैसे मैंने डेवलप करना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाए। अच्छा, भाई हमें से गर्ज थोड़ी होती है कौन है, हमें तो ये होता है भाई आपको काम है, हमको काम करके दे देंगे। अब जब इंटरेक्शन होने लगा, वंस अ वीक, फिर कभी ट्वाइस अ वीक आ रहे हैं, कभी 3 टाइम हफ्ते में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब एक आदमी आपके इतना आएगा जाएगा तो आप असेस करेंगे ना। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन को जानता हूँ, बहुत सारों को, हमारे वर्कशॉप में भी आते रहे हैं, उठना बैठना, पार्लियामेंट जाना, पार्लियामेंट में डिफरेंट सेशंस को अटेंड करना, ठीक है? तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मैच्योर आदमी है, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये मैच्योरिटी लेवल इज़ वेरी हाई। तो मैंने सोचना शुरू किया कि ये क्या तक, मतलब कैसे है ये शख्स इतना मैच्योर। तो सोचना शुरू किया। तो मैंने कहा हाँ, इट ट्राई टू मेक सेंस, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको एक्सपीरियंसेस दिए ना, जो कि एवरेज आदमी को नहीं मिलते एक्सपीरियंसेस। सबसे पहला ये कि एक बड़े कंट्रोवर्शियल साहब हैं, समझे ना, अल्ताफ़ हुसैन साहब। अब उनका जो है, उनके राइट हैंड होना,
ये इन इटसेल्फ इज़ एन एक्सपीरियंस, है ना। फिर जो है उसके बाद बहुत कम एज में MNA MPA बनना, फिर मिनिस्टर बनना, समझे, सेनेटर रहना चंद साल, फिर जो है कराची का मेयर रहना। अब कराची कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीज़, उसका मेयर रहना, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीस के प्रोजेक्ट्स करना। फिर वो जो कंट्रोवर्शियल साहब हैं उनसे इनका इख्तलाफ होना, फिर इख्तलाफ होकर जनाब वो अपनी जान बचा के भाग जाना, वो भी फिर यूएस में रहना, फिर उसके बाद जो है वहाँ से दुबई आ जाना, दुबई में फिर जॉब करना। अच्छा, जॉब भी फिर एक और बड़े इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल के साथ जॉब करना, रियाज मलिक साहब के साथ, और फिर पाकिस्तान आ जाना, फिर पाकिस्तान आके चैलेंज करना उसी कंट्रोवर्शियल फिगर को, फिर अपनी पार्टी बनाना, फिर उसके साथ काम करना। अब ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये अब्दुल उस्मान साहब हर किसी को तो नहीं मिलेंगे ना। बल्ला का निज़ाम तो मिल गई एक्सपीरियंस, अब ये एक्सपीरियंस जो आपको मिलेंगे, अब देखो इस लेवल का आदमी है ना, ही इज़ नॉट वेरी ओल्ड, मतलब मेरे ख्याल से 46-47 होगी एज, ऐसी कुछ एज होगी। लेकिन इस वेंटेज पॉइंट से अब उनका इंटरेक्शन किसके साथ होता रहा, यानी मुशर्रफ साहब के साथ उनका इंटरेक्शन रहा बड़ा क्लोज, उलमा कराम के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, यानी मुफ्ती तकी इस्माइल के साथ इनके सिटिंग रही हैं उस ज़माने में भी, अभी भी। तो he's gotten a chance to interact with very senior people. जब आप बड़े सीनियर लोगों से उठेंगे बैठेंगे तो ज़ाहिर बात है आप कुछ सीखेंगे, आप जज करेंगे, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी लेवल इज हाई। तो ये होता है क्लास ए। अब वो क्लियर हो गया क्लास ए क्या होता है। अब आ जाते हैं क्लास बी। मैं मिसाल देता हूँ एक और आपको समझाने के लिए, ये सब मर्दों के लिए नहीं, ख़वातीन के लिए भी हो सकता है। एक दफ़ा वंस अपॉन अ टाइम मैं जब यूएस में था तो मैं डिफरेंट शहरों में जाता था, प्रेजेंटेशंस करता था, और मैं फ़ंड रेज़ करता था। अच्छा, उसमें कभी कभी मुझे यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता था, कभी यूनिवर्सिटी फैकल्टी बुलाती थी, कभी स्टूडेंट्स बुलाते थे। यूएस के अंदर एसोसिएशन होती हैं, मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशंस, तो वो लोग भी मुझे इनवाइट करते थे। तो बैक इन 1994 मुझे याद है, मैंने MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ मैंने तकरीर की। तो वहाँ मुझे लोगों ने कहा कि सलमान साहब, इस शहर में ख़ातून है, अगर आप उन्हें कन्विंस कर लें तो पूरा इंग्लैंड आपका है। यानी अगर वो लड़की को आप कन्विंस कर लें तो इतना उसका इन्फ्लुएंस है न्यू इंग्लैंड में, मतलब मैसाचुसेट्स, क्या कहते हैं, कनेक्टिकट, मेन, और जो है ये सारे जो स्टेट्स हैं 4-5, उसमें उस लड़की का इतना इन्फ्लुएंस है। इफ़ यू कन्विंस हर यू हैव दिस होल एरिया। वो अगर कहते कि जी आपका प्रोजेक्ट सही है, तो मैंने कहा अच्छा चलो, कौन है भाई, तो मतलब फलानी खातून है,
मेरी उनसे मुलाकात हुई और थोड़ा बहुत मैंने उनको समझाया. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई एम कटिंग इट शॉर्ट. तो उन्होंने चंद दिनों में ना लोगों को बताया कि जी सुलेमान साहब हैं और एक फाउंडेशन है, बेनेवलेंस फाउंडेशन, उसके साथ काम करते हैं और आप प्लीज़ सपोर्ट करें. तो मेरी बहुत हेल्प मिली वहाँ से. तो जो मेरी ब्रीफ उनसे इंटरेक्शन हुआ उस वक्त, आई कैन टेल यू दैट दैट लेडी वॉज हियर, दैट पर्सन, एक्सट्रीमली हाई मैच्योरिटी लेवल. अब जो एक सवाल अभी आया है कि क्या मैच्योरिटी हाई होने के लिए एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत होती है हालात की? जवाब है कि नहीं, नॉट नेसेसरीली. हालात तो एक वो हैं, शॉर्टकट है फॉर मैच्योरिटी. हालात से इंसान बहुत कम टाइम मैच्योर हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे असातिज़ा कराम मिल जाएं, अच्छी टीचर्स मिल जाएं, अच्छा किताबें मिल जाएं, है ना, तो इंसान की मैच्योरिटी बहुत हाई हो सकती है. अच्छा जनाब, उस खातून का नाम था आफिया सिद्दीकी. आपने सुना होगा इनका नाम, नहीं सुना तो आप थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा. वेरी अनबिलीवेबल लेवल ऑफ मैच्योरिटी, सुभान अल्लाह. ये तो उस वक्त थी जब 94 की मैं बात बता रहा हूँ. बाद में तो बात है उनके एक्सपीरियंसेस और भी हुए, सब कुछ हुआ, एक लंबी कहानी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है. बहुत लंबी कहानी है. अगर आप आफिया सिद्दीकी साहिबा पे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि अक्सर में चंद किताबें हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, कुछ हैं. उसका नाम है वांटेड विमेन. वांटेड विमेन के नाम से किताब है. तो वो मेरी निगाह में, मैं समझता हूँ, काफ़ी हद तक एक्यूरेट है. वो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी लर्निंग होगी. अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जिनकी एज जो है बढ़ रही होती है और मैच्योरिटी साथ साथ बढ़ रही होती है. एज बढ़ रही है, मैच्योरिटी बढ़ रही है, समझे ना. ये वो लोग होते हैं जो एवरेज लोग होते हैं, दे आर गुड फॉलोअर्स. मैच्योरिटी बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, माशाल्लाह, वेरी नाइस. क्लास बी. आफिया सिद्दीकी की स्पेलिंग है AAFIA, AAFIA. अच्छा, तो थर्ड टाइप जो होती है, ये वो लोग होते हैं कि एज बढ़ती चली जा रही है, आलमगीर साहब, लेकिन मैच्योरिटी नहीं बढ़ रही. क्लास सी. यानी एज बढ़ती जा रही है, मैच्योरिटी नहीं बढ़ रही है. ये वो लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली जिन्हें शायद बहुत पैरेड लाइफ मिल गई, सही तरबियत नहीं हो सकी, सही टीचर्स नहीं मिल सके, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं आए जिनसे वो झटका लगता उनको, और ये डिज़ास्टर है, ये क्लास सी. अब ये जो है दुनिया में भी प्री डिस्पोज टूवर्ड्स फेलियर, आखिरत में भी प्री डिस्पोज टूवर्ड्स फेलियर. समझे, कोई प्रोजेक्ट देंगे तो बिठा देंगे, शादी होगी तो हंगामा, बच्चे होंगे तो बच्चे परेशान, एक अजीब हंगामा. अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी पहले आपकी हिफाजत फरमाए भाई. अब ये भी होते हैं लोग फजूल में बहस भी करेंगे, तंग होंगे भी बेचारे.
मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। एक क्लास सी साहब की एग्जाम्पल नाम बताए बगैर, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने वाक़या सुनाया, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद में रहते थे, कराची आए, कराची में उनके जो ससुर थे उनके भाई काफ़ी बीमार थे, ज़ईफ़ भी थे, बीमार भी थे। ठीक है, उन्होंने उनसे मिलने गए, इयादत करने गए, तो देखा बहुत बीमार हैं, बिस्तर दराज हैं, मल्टीपल बीमारियां हुई हुई हैं, उम्र ज़्यादा है। अलमुख्तसर ये कि कब्र में पाँव लटकाए हुए हैं। वली खान साहब आप सुन रहे हैं ना? तो जो बातचीत हुई, ताज़ियत की, इन्होंने ताज़ियत, हाँ, तो हज़रत ने फरमाया, सपोज़ करेंगे उनका नाम है असलम। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, इयादत, सॉरी इयादत, ताज़ियत नहीं, इयादत, ताज़ियत तो बाद में करेंगे। तो उन्होंने कहा, इयादत की, तो कहा कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैंने सोचा कि यार वाकई ये तो ज़ईफ़ हो चुके हैं, चलें कुछ हेल्प कर देते हैं। ये सोच कर कहा कि जी फरमाइए मैं क्या करूं। तो असलम साहब ने कहा कि जब मैं बिज़नेस किया करता था तो 2-2 टके के लोगों ने काम शुरू किया मेरे सामने, कुछ नहीं था उनके पास। और आज वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं डॉक्टर साहब, और उन्होंने डिफेंस में हज़ार हज़ार गज़ के बंगले बना लिए हैं, और मैं असलम जो है अभी तक 500 गज़ के बंगले में हूँ। डॉक्टर साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि सेठ असलम का जनाजा भी 1000 गज़ के बंगले से निकलना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश। और कहा कि आप डॉक्टर साहब, एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, मैं तो नहीं लूँगा, आप फलानी पार्टी को जानते हैं कि लोगों को जानते हैं? जी जानता हूँ। कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप उनसे बात करें और मुझे कब्ज़े की कोई ज़मीन दिलवा दें, आप समझें बात, कब्ज़े की ज़मीन दिलवा दें तो घर में बना लूँगा। आप मुझे बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी हिफाजत फरमाए, सबसे पहले उमर मोती वाला साहब आपकी हिफाजत फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए इस तरह के अंजाम से कि कब्र में आप उतरने वाले हो, सामने हशर का दिन आने वाला है, सामने हिसाब किताब का टाइम आ चुका है। भाई आपका जहन कहाँ चल रहा है? अभी भी कब्जे की ज़मीन, अभी भी मकान 1000 गज़ का, भाई हु केयर्स यार, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है भाई कहाँ से जनाजा निकला? क्लास सी,
कुछ अर्सा पहले खातून से पूछा, मैरिड खातून है, बच्चे भी हैं, कि भाई आपका ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या है? इन लाइफ। और उन्होंने कहा कि बच्चों की अच्छी शादियां हो जाएं और सेटल हो जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास सी, इज दिस द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ योर लाइफ? ग्रेटेस्ट एम्बिशन ये, बस, दैट्स इट। मेरे इस शहर के सारे बच्चे पढ़े लिखे हो जाएं, इस शहर के जो सड़कों पे बच्चे हैं वो घरों में आ जाएं, यहाँ के लोगों के अंदर बीमारियां ख़त्म हो जाएं, कराची के अंदर ख़वातीन के चेहरे पर एसिड फेंका जाता है वो बंद हो जाए, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामी हुकूमत आ जाए, कश्मीर फतह हो जाए, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए। कम ऑन गाइस, मतलब औरत होने का मतलब ये तो नहीं होता ना। ठीक है, बहुत सी औरतों के वसाइल लिमिटेड होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वसाइल लिमिटेड होने का मतलब ये थोड़ी कि आपके ख्वाब भी लिमिटेड हो, हमारी सोच लिमिटेड हो। वो जो वालदा थी, क्या कहते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी की, तो उनकी शादी इस वजह से हुई थी कि वो ये कहती थी कि मैं ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जो मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए और मुझे ऐसा शहसवार दे कि जिसके ज़रिए मैं बैतुल मक़दस आज़ाद करूँ। जो थोड़ी बहुत हमें लोगों ने बताया, मैं फिर तहकीक करूँगा मज़ीद इसकी हिस्ट्री पे, कि वो बहुत इंतहाई गरीब ख़ानदान की लड़की थी, वो जो ये कहती थी। क्लास ए अल्लाह ने कर दिया। हम नहीं कह रहे कि बच्चे सेटल हो जाएं, बच्चे सेटल, भाई हम भी चाहते हैं सबके बच्चे सेटल हो जाएं, हमारे भी हो जाएं, हम भी चाहते हैं। हमारी माशाल्लाह 11 बच्चे, हम तो चाहते हैं हमारे 11 के 11 हो जाएं सेटल। अब उस बेचारी खातून का कसूर नहीं है ना, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने कोई एक्सपोजर नहीं दिया। हमारा करिकुलम अल्लाह हिफाजत फरमाए सत्यानाश, इससे तो बेहतर था कि ये करिकुलम मतलब पढ़ाई ना करे इंसान। थोड़ा बहुत कोई अच्छी स्टोरीज होती थी वो भी गई। क्लास सी, मैं एक दफ़ा ट्रेनिंग कर रहा था एतिसलात में, जो कि यूएई का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम है। तो उसमें अक्सर वही होते थे सारे लोकल्स। तो ट्रेनिंग में खातून बैठी हुई थी, ऐसे मैंने पूछना शुरू किया कि जी आपका क्या विजन है, आपका विजन 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 विजन। तो उस खातून से पूछा, यंग लेडी कहने लगी, माई विजन इज़ टू प्रोड्यूस
the next leadership for this region. इस रीजन की नेक्स्ट लीडरशिप प्रोड्यूस करूंगी। अच्छा असल में सर वहाँ तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है यूएई के अंदर भी, कोई पॉलिटिकल बात कर दें, कोई आगे पीछे हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा एहतियात से उनका देखा तो मैं समझ गया ये कोई पावरफुल फैमिली की खातून है, ये तो हर औरत तो नहीं बोलेगी ना। तो मैंने कहा आर यू सीरियस? हाँ। मैंने कहा आपने अपने हस्बैंड, आपके कितने बच्चे हैं? क्या 4? आपने अपने हस्बैंड से बात की? कि जी मैं बात कर चुकी हूँ। और कहने लगी मैं सिर्फ हस्बैंड से बात नहीं कर चुकी, मेरा पूरा कबीला जानता है, माई होल ट्राइब नोज दिस। मैं वेरी गुड माशाल्लाह। तो ट्रेनिंग के बाद आई मेरे पास, कहने लगी कि मैं शही ट्राइब से हूँ, शही, रास अल खैमा। अच्छा रास अल खैमा, फुजैरा, यूएई का भी मैंने काफ़ी खाक छानी है यूएई की ना, तो रास अल खैमा, फुजैरा, ये 2 इलाके ऐसे हैं काफ़ी ट्राइबल वो है वहाँ लाइफ लोग। दुबई की तरह नहीं है ये इलाके, थोड़ा डिफरेंट है दुबई इज़ वेरी मॉडर्न, दीज एरियाज आर मच रिलेटिवली वेरी ट्रेडिशनल। और मैं कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप आएँ और ये विजन्स की ट्रेनिंग हमारी ट्राइब में कराएं। आप आएंगे? मैं कहा हाँ आएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वेरी हाई इन क्लास ए, ये भी तो खातून है, वाफिया सिद्दीकी साहिबा भी खातून है। एक दफ़ा पता नहीं कोई, मैं जाता था उस तरफ, बॉस्टन जाता था तो मुलाकात होती थी, मुझे कहने लगी कि मैंने रिसर्च की है और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि निकाब वाजिब नहीं है। अच्छा मैंने दिल में सोचा कि भाई मेरा काम ही नहीं कोई बहस करना। अब आई डिसएग्री विद व्हाट शी सेड, लेकिन मैंने कहा मैं उलझना, कहते हैं हर जंग लड़ने वाली नहीं होती, मैं वहाँ जाता था फंड रेजिंग करने, अब मैं इस खातून से उलझ जाऊँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा ओके। कुछ अर्से बाद उनकी शादी हो गई। अच्छा अब उनके हस्बैंड से हमारी दोस्ती हो गई, नाम जहन से निकल रहा है, डॉक्टर साहब थे। तो एक दफ़ा जो है वो मेरी तकरीर थी मस्जिद में, तो हस्बैंड वाइफ आए, तो जब मैं निकला बाहर तो मेरी उनके हस्बैंड से बात हो रही थी, तो मैं भूल रहा हूँ नाम उनके से, माजिद था या अमजद था, शायद अमजद था या माजिद था, आई एम सॉरी। तो मैं डॉक्टर अमजद से बात कर रहा था तो ये गुज़र के कहीं गाड़ी में बैठी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो माशाल्लाह आपकी अहलिया तो निकाब कर रही हैं आजकल। तो उन्होंने एक बात कही मैं आज तक भूल नहीं सका। डॉक्टर अमजद ने कहा कि सुलेमान भाई ये मेरी बेगम साहिबा कहती हैं कि वो कन्विंस्ड हैं कि निकाब वाजिब नहीं है, लेकिन कुछ अर्से पहले उन्होंने सोचा और ये कहा कि निकाब वाजिब तो नहीं है, लेकिन इस्लाम का शार है, बहुत बड़ा सिंबल है इस्लाम का, और ये शार मिट रहा है, तो आज से मैं निकाब करूँगी। और वो दिन था और आखिरी वक्त तक जब तक उनको रुपोश हो गई, उनको पकड़ लिया, जो भी किया, उस वक्त तक इस खातून ने निकाब नहीं उतारा। यानी आप सोचें तो सही किस लेवल की मैच्योरिटी है भाई। क्या हम कोई अमल इतनी पाबंदी से करते हैं ये सोच कर कि शार है इस्लाम का इसलिए मैं नहीं करूँगा, चलो नहीं हो ज़रूरी। एनीवे अब हमने समझाया, वापस आए थे मासूम शाह साहब की तरफ। मासूम शाह साहब को हमने समझाया, मासूम शाह साहब
ये जो हमारी कोचिंग है ना, कोचिंग, लाइफ कोचिंग, इसका सारा का सारा खेल ये है, सारा का सारा क्रक्स ये है कि किस तरह से लोगों को सी से बी में लाना, बी वालों को बी से ए में लेके जाना, और ए वालों के मैच्योरिटी को और एक्सेलरेट करना है। दिस इज़ व्हाट लाइफ कोचिंग इज़ ऑल अबाउट। अब करना ये है कि हज़रत, अगर हम आपकी बेगम साहिबा की मैच्योरिटी लेवल बढ़ा दें, आयशा साहिबा की, तो वो जो डिसीजन आप लेने वाले हैं मूवमेंट का, डिफेंस से शरफाबाद, जो कि आपके लिए तो शायद बहुत बड़ा डिसीजन नहीं हो, लेकिन आपकी बेगम के लिए ह्यूज डिसीजन है। हो सकता है सालों से उस औरत ने ये ख्वाब देखा हो, मैं डिफेंस में रहना चाहती हूँ, मैं अच्छी जगह पे रहूँगी, वहाँ ज़्यादा सफाई है, वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ डिफेंस के अंदर अच्छे क्लब्स हैं, समझे ना, मेरा एक स्टेटस होगा, मेरी फैमिली को पता होगा, मेरी सहेलियों को पता होगा, मैं यहाँ मूव कर, इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अ वुमन। मर्दों के लिए तो घर इतनी बड़ी चीज़ बहुत दफ़ा नहीं होती है, औरतों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आप उसको कैसे वहाँ से उखेड़ेंगे, ये क्या कह के जी मेरी अम्मा को वहाँ जाना है, वो भी अम्मा को, यानी उस खातून को जिनसे इनकी झड़प रहती है, जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहाँ फायरिंग है, शेलिंग है बोथ साइड्स पे, उस खातून की खातिर समझे ना। तो अगर हम आयशा साहिबा की मैच्योरिटी बढ़ा दें तो चांसेस बढ़ जाएंगे, और ख़ुसूसन उस लेवल की मैच्योरिटी बढ़ाएं जो लेवल की मैच्योरिटी हेल्प करेगी इस डिसीजन के अंदर। जो क्लास ए की खातून होगी, जब उसे अल्लाह के अहकामात मिलेंगे, वो ज़्यादा जल्दी से उसको अब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, डॉक्टर अमजद खान था नाम ना, सिस्टर आफिया के हस्बैंड, जी हाँ, मैं माजिद कह रहा हूँ, सॉरी, अमजद खान फिजिशियन थे। अब एग्जाम्पल देता हूँ, हाफिज़ सिद्दीकी की एग्जाम्पल देता हूँ। अब बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, और मेरी बहुत सारी नॉलेज भी नहीं है उन हालात के ऊपर ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उतना मैं बता सकता हूँ जो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो इन्होंने एक दफ़ा फ़ोन करके मुझे बताया, अच्छा हुआ ये कि जनाब माशाल्लाह शादी होगी, 2 बच्चे हो गए, बच्चे छोटे थे। इसी फंड रेजिंग के चक्कर में कॉल आई, जो भी हुआ, तो इन्होंने बताया कि आफिया सिद्दीकी साहिबा ने फ़ोन किया मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को। तो इनके जो वालिदैन थे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के, और तक़ी साहब के जो फैमिली के लोग थे, ये थोड़ा सा अच्छे टर्म्स थे, फैमिली टर्म्स थे। तो फ़ोन किया, हज़रत जी ये बताइए कि मेरे बच्चे जो है बड़े हो रहे हैं, तो मैं इनकी अच्छी तरबियत कैसे करूं। तक़ी उस्मानी साहब ने फरमाया कि बेटी पहले अपनी फैमिली को लेकर कराची आएँ, जब कराची मूव कर जाएं फिर मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। दैट्स इट, सिंपल सेंटेंस।
मैं होती ना लड़की, मैं कहती अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी फलाना यूएस छोड़ के चली जाऊंगी क्या, फलाना ढिमकाना, हस्बैंड इतने अच्छे वेल एस्टैब्लिश हैं, खुद वेल एस्टैब्लिश हैं। गोरे क्या वेल एस्टैब्लिश होते जितने ये कपल वेल एस्टैब्लिश था। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से अमजद ने वो किया था अपना, क्या कहते हैं, रेजिडेंसी फेलोशिप। ये खातून खुद जो है पीएचडी ब्रेंडाइज यूनिवर्सिटी। माय गॉड माशाल्लाह, क्या किया इन्होंने, चंद दिन के अंदर सबको रैप अप किया, काम वाम सब खत्म करके शौहर को लिया, बच्चों को लिया कराची। ये होती मैच्योरिटी, कोई बहस नहीं, कोई चक 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 कुछ नहीं। शी केम टू कराची, शी मूव टू कराची। एनीवे, अब जो है ये डिसीजन हो गया कि मैच्योरिटी बढ़ाना है। अब क्या करना है मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए, यानी हमारे सामने क्या डिसीजंस हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम काम करेंगे मासूम शाह साहब के साथ। सबसे पहले मासूम शाह साहब को ये बताना होगा कि भाई ये जाकर मॉडल अपनी बेगम साहिबा को पढ़ाओ, समझाओ, उन्हें कन्विंस करो कि भाई आप के साथ हम कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं टाइम। फिर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जिसमें उनके जो है वो कोर भी डेवलप करना पड़ेगा, उनके कॉन्फिडेंस भी डेवलप करनी पड़ेगी, उनका कैरेक्टर भी डेवलप करना पड़ेगा। 6 महीने का एक प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। अब वो प्रोग्राम कैसे सेट करेंगे वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा नेक्स्ट सेशन। करंटली मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि हमारी कोचिंग की जाए फलाना। तो मैं आपको एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप एक काम करें कि आप जो जो इसमें इंटरेस्टेड हों कि हम हमारे साथ आपके 1 2 3 सेशन 4 सेशन जो भी हों, आप क्या करें कि हमें व्हाट्सएप करें। तो अभी तो हमारे पास है एक वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। तो कम से कम ये होगा कि हम आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। जैसे जैसे लोड होता जाएगा सेट, तो हम विल कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ करें कि आप वेटिंग लिस्ट में आ गए, आतिफ अब्बासी साहब, अभी मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा, हम टाइम नहीं दे पा रहे, तो कम से कम ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि हम कोई छोटा सा मैसेज कर देंगे, यार सुनो यार ये किताब तो पढ़ लें, अब ये डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, ये किताब पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए। स्मॉल मैसेजेस हम आपको करते रहेंगे ताकि कम से कम अगर आपकी बारी आती है से 2 महीने बाद, तो 2 महीने आपके ज़ाया ना हो। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर प्रेशर, इसलिए कि लोगों के मैसेज आ रहे हैं और आई नो आई कैन नॉट गिव यू टाइम। ना मैं टाइम दे पा रहा हूँ, ना मेरी टीम दे पा रही है, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप वेटिंग लिस्ट में आ गए, कम से कम हम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना। यानी 2 4 मिनट का अगर मैसेज करना वो तो कर सकते हैं ना मैसेज, अगर हम आपको 1.5 घंटे का सेशन नहीं दे सकते। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कीपिंग ए प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें आपका नाम आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो, अल्लाह ना करे, होती है ना इमरजेंसी, तो फिर बता दें भाई इमरजेंसी है, तो विल रिस्पॉन्ड टू यू इमीडिएटली। हम आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे, फ़िक्र नहीं करें, खुद करेंगे या किसी से करवाएंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर विल पुट यू इन दैट लिस्ट। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो माशाल्लाह आपको याद हो गया होगा, 0333। हाँ, थैंक यू आतिफ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हमने करना ये है कि नेक्स्ट उसके अंदर आयशा साहिबा का पूरा गेम प्लान बनाना है कि उनकी मैच्योरिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है। अगर वो क्लास सी में होपफुली ना होंगी हैं तो फिर बी में कैसे लेके आना, फिर ए में कैसे लेके आना, फिर आगे लेके जाना है। अगर जो है हाफिज़ सिद्दीकी साहब का नाम मैंने इसलिए लिया कि जब मैं सोचता हूँ मैच्योर ख़वातीन के बारे में तो एकदम से नाम उनका ही आता है,
क्योंकि मेरा पर्सनल थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ, शायद बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं शिकागो में था, वो बॉस्टन में थी, फिर जो है मेरा टाइम बहुत गुजरता था इंटरनेशनली इन प्रोजेक्ट्स, तो इंटरेक्शन वाज वेरी लिटिल, यू नो। लेकिन जाहिर है जो थोड़ा सा इंटरेक्शन से भी बात आती है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आखिर कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा ना, जिसकी वजह से ये खातून चली गई उस तरफ, यू नो। देयर मस्ट हैव बीन सम प्रोसेस, यू नो। तो वो प्रोसेस और भी हो सकता है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता। अभी मेरे पास 3 यंग पीपल आए हैं, 2 ख़वातीन हैं और एक साहब हैं, और तीनों जो है ना वो हैं फार्मासिस्ट हैं। तो उनको एक खातून लीड करती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। और ये लोग चाहते हैं कि एक हलाल फाउंडेशन बनाएं जो इंश्योर करे कि हमारी जो मेडिसिन है उसमें हराम इंग्रेडिएंट्स ना हों। तो वो चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी सेटअप हो जाए, वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम जो है वो पब्लिक पॉलिसी को इम्पैक्ट करें, हम अवेयरनेस क्रिएट करें। अब ये जो खातून है, शी इज़ वेरी यंग, आई मीन आई थिंक शी इज़ मे बी 20, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन 28 साल की होंगी, 29 साल की होंगी। दूसरी वाली भी इस तरह से हैं, एंड बोथ ऑफ देम अनमैरिड लेडीज़। वो जो साहब हैं वो भी यंग मैन, ही इज़ मैरिड। अच्छा, अब वो ऐसे ही मशवरे के लिए आए थे और हमारा इंटरेक्शन शुरू हो गया। तो अमेजिंग, सुभान अल्लाह। आई थिंक दिस इज अ बेटर एग्जाम्पल नाउ, क्योंकि ये तो हमारे साथ हैं आजकल। यानी वो 2 ख़वातीन जो हैं वो इतना, मतलब क्लास ए, 100% क्लास ए में है वो, ये दोनों ख़वातीन। उनकी सोच, उनकी समझ, उनका विजन, उनका दीन की अंडरस्टैंडिंग, और ये सोच कर कि हमें ये काम करना है, तो हमें ऐसे हस्बैंड चाहिए जो कि विजन ओरिएंटेड होंगे। बोथ ऑफ देम आर नॉट, दे आर रिफ्यूजिंग प्रपोजल्स। मैं तो हैरान हो गया भाई, सुभान अल्लाह। अमेजिंग, माशाल्लाह। कोई विजन ओरिएंटेड आदमी हो ना, तो इससे बेहतर बेगमात ना मेरी निगाह में है नहीं अभी आजकल। होंगी ज़रूर, बहुत सी होंगी, लेकिन आजकल इंटरेक्शन में इससे बेहतर नहीं है। गुड फैमिलीज, एवरीथिंग, यू नो, वेल एजुकेटेड हैं। अब कैसे हो गया, अब ये तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि किस तरह से ये ख़वातीन इतनी मैच्योर हो गई। आखिर मिसाल देता हूँ। मैंने कहा भाई हमारी तो फीस होती है बिज़नेस कोचिंग की, कैसा कितनी होती है? मैंने कहा भाई ये ना 12,500 से लेकर 25,000 तक हम चार्ज करते हैं पर सेशन। मैंने सोचा मिडिल क्लास के ये लोग हैं, और जो है सिंपल जॉब्स करते हैं, तो ये लोग कहेंगे ठीक है सर, ये तो आप करते हैं चार्ज, तो 12,500 तो बहुत होता है एक सेशन का, तो आप हमसे जो है कुछ 50% कर लें या 75% कर लें। मैंने दिल में सोचा कि अगर ये लोग 6,000 7,000 भी कहेंगे ना, आई विल से ओके फाइन, बिकॉज द पर्पस इज सो ग्रेट। बोलिए, आपको हैरत हो जाएगी। जब सेशन हुआ तो मैंने पूछा कि बताएं क्या आप लोगों ने प्लान किया, कितना आप लोग पे करेंगे? तो वो खातून कहती हैं सर 20,000। मैं कहा 20,000? क्या? हाँ सर, क्योंकि हमने बहुत सोचा, आप आपस में हमने बहुत मशवरा किया, हमने फील किया कि सर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, तो कम अज़ कम 20,000 तो होना ही चाहिए। और हमने ये सोचा कि जब हमारा ये इंस्टीट्यूशन सेटअप हो जाएगा एंड विल बी मेकिंग मनी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ज़्यादा कर देंगे। सुभान अल्लाह।
मैं शर्मिंदा हो गया, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा करें, ये ज़्यादा है, आप ऐसे करें, आप 15,000 कर दें, चलें। कह रहे सर देख लें आपकी मर्ज़ी। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है 15,000 पर सेशन। इट्स नॉट अबाउट द मनी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो आगे पीछे होता रहता है भाई। इट्स अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस, दैट्स ए क्लास ए थिंकिंग, दिस इज क्लास ए थिंकिंग। तो मैंने दिल में फैसला कर लिया कि किसी के प्रोजेक्ट के साथ मैं लगूंगा या नहीं लगूंगा, इस प्रोजेक्ट को तो मैंने नहीं छोड़ना। तो उस क्लास ए की वजह से उन्होंने मेरा कंप्लीट कमिटमेंट उन्होंने ले लिया। और मैं याद, अब कुछ अर्से पहले बिलियनियर मैंने कहा कि जी हमारी फ़ीस होती है, नहीं सुलेमान साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे तो बजट में नहीं है। तो सोच, मतलब अब आप टमाटर ख़रीद रहे हैं, आप आलू ख़रीद रहे हैं, आप क्या मतलब, व्हाट आर यू निगोशिएटिंग विद? तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, आए नहीं वापस। आई डोंट नो हाउ मच ही हैज़ मिस्ड आउट। I felt that he really needed that assistance. ना? ठीक है भाई। एनीवे तो कल इंशाल्लाह आयशा साहिबा का प्लान बनेगा इंशाल्लाह डेवलपमेंट का। तो कल हम आपको बताएंगे वो क्या प्रोसेस होगा जिससे वो डेवलपमेंट होती है, किस तरह से उसको किया जाता है, फिर किस तरह से उसको एक्सिक्यूट किया जाता है। दैट विल बी शेयर्ड विद यू इंशाल्लाह टुमारो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।